हम बचपन से ही ग्लोबल वार्मिंग या फिर क्लाइमेट चेंज के बारे में पढ़ते या सुनते आ रहे हैं। या तो हम इन चीजों को इग्नोर कर देते हैं या फिर ये चीजें हमारी समझ में नहीं आती। हाल ही में आईपीसीसी की एक रिपोर्ट आई जिसमें कई ऐसे रीजंस दिए गए हैं क्लाइमेट चेंज को लेकर, और यूएन साइंटिस्ट ने भी कहा है कि ये कोड रेड फॉर ह्यूमैनिटी है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अजय जोशी और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे क्लाइमेट चेंज के पीछे की साइंस और क्या है ये आईपीसीसी की रिपोर्ट। आईपीसीसी यानी कि इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1988 में। ये यूनाइटेड नेशंस की बॉडी का एक पार्ट है जो कि क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड साइंस को लेकर स्टडी करते हैं। हालांकि आईपीसीसी खुद ये रिसर्च नहीं करता, ये साइंटिस्ट और जो वॉलंटियर्स होते हैं उनसे ये रिसर्च करवाता है। यहाँ पर कुल 3 वर्किंग ग्रुप होते हैं, वर्किंग ग्रुप 1, 2 और 3। इन तीनों की रिपोर्ट को मिलाकर बनती है एक रिपोर्ट। अब तक आईपीसीसी के बनने के लेकर आज तक बन चुकी है कुल 5 रिपोर्ट, और अब जो रिपोर्ट आई है वो है असेसमेंट रिपोर्ट 6, और उसका भी जो पहला वर्किंग ग्रुप है उसका कंट्रीब्यूशन है। इस वर्किंग ग्रुप 1 की रिपोर्ट को तैयार करने के लिए 234 से ज्यादा ऑथर्स और साइंटिस्ट ने अपना टाइम निकालकर 14,000 से ज्यादा रिसर्च पेपर को यहाँ पर स्टडी किया और पॉलिसी मेकर्स के लिए एक समरी तैयार की, और इसे पब्लिश करने से पहले 195 कंट्रीज से इनको अप्रूवल भी यहाँ पर मिला। इस रिपोर्ट में जो भी कंपैरिजन किया गया है वो प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन के टाइम से पहले का है और उसके बाद में क्या चेंजेस आए हैं उसके बारे में। तो इस रिपोर्ट का साफ साफ कहना है कि जो ह्यूमन एक्टिविटीज है उसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर काफी ज्यादा बढ़ा है। जो ग्लोबल ओशन लेवल है वो करीब 8 इंच से यानी कि 20 सेंटीमीटर के आसपास 1900 के बाद से बढ़ा है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 2019 में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका लेवल 20 लाख सालों में सबसे ज्यादा था, और जो मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड है उसका लेवल 8 लाख सालों में सबसे ज्यादा था। 1960 के बाद से जितना एमिशन हमने किया है उसका 56% जो एब्जॉर्ब है वो जो हमारे समंदर है और जो हमारे फॉरेस्ट है उन्होंने किया है। यानी कि अगर जो फॉरेस्ट और समंदर नहीं होते तो हमारी जो धरती वो अभी तक कई ज्यादा गर्म हो चुकी होती। इस रिपोर्ट के मुताबिक ये भी कहा गया है कि जो 2011 से 20 तक का पीरियड था वो 1,25,000 सालों में सबसे ज्यादा गर्म था, और ये हमने कई जगह महसूस भी किया। और जो आर्कटिक सागर में जो आइस है वो 1000 सालों में सबसे कम है, यानी कि जो ग्लेशियर्स है वो भी पिघल रहे हैं और वही पानी समंदर में जाता है और उनका लेवल यहाँ पर बढ़ रहा है। 2014 में जब आईपीसीसी की रिपोर्ट आई थी तो 2015 में पेरिस एग्रीमेंट के लिए उसने फाउंडेशन रखी। कंट्रीज जो है बाकी उन्होंने इसे सीरियस तरीके से देखा और उस पर स्टेप्स लिए, और वहां पर डिसाइड किया गया कि ग्लोबल टेम्परेचर है उसे 2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं होने देना है, और मिड सेंचुरी तक 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं होने देना है। लेकिन अगर हम प्रेजेंट सिनारियो देखें, जिस हिसाब से जो चीजें हो रही है, जो 1.5 डिग्री सेल्सियस का हमने लिमिट रखा है उसे हम 2050 के बजाय 2040 में ही क्रॉस कर लेंगे, और 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की बात करते हैं वो तो हम मिड सेंचुरी के आसपास ही क्रॉस कर जाएंगे। यानी कि जो हमारा नेचर है वो काफी हद तक इससे इम्पैक्टेड रहेगा। अब आप कहेंगे कि 1 डिग्री से या 2 डिग्री से क्या फर्क पड़ता है, इससे तो कुछ नहीं होगा, हम 45 डिग्री जैसे टेम्परेचर भी हम सह सकते हैं। लेकिन जब ये टेम्परेचर अर्थ का बढ़ता है तो इसके साथ ही सॉइल जो है मॉइस्चर लूज करती है, और जो इवेपोरेशन है वो बहुत ज्यादा होने लगता है। इससे इम्पैक्ट ये होता है कि जो चीजें 10 साल में एक बार होती थी या फिर जो 50 साल में 1-2 बार होती थी, उन चीजों की फ्रिक्वेंसी बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है। आपने देखा होगा ग्रीस में आग लगती है या फिर इंग्लैंड में बाढ़ आती है, और कैलिफोर्निया है, जो ऑस्ट्रेलिया है, वहां पर हमें वाइल्ड फायर देखने मिलती है। जो उत्तराखंड है, अगर इंडिया की बात करें तो वहां पे हमें फायर्स देखने मिलती है। बिहार में बाढ़ है, या फिर जो साउथ पार्ट है इंडिया का, वहां पर हमें बाढ़ जैसे कई सिनारियोज देखने मिलते हैं। ये सारी चीजें नेचुरल है, लेकिन इनकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। जब 2-3 से लेकर ये हो सकता है और ज्यादा बाढ़ आए। बाढ़ आना, सूखा पड़ना या फिर जो है लैंडस्लाइड होना, ये काफी नेचुरल चीजें हैं, पहले से होती आई है, लेकिन इनकी जो फ्रिक्वेंसी है वो अभी बढ़ चुकी है या और बढ़ जाएगी अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो। ये इस मैप में आप देख सकते हैं कि जो डॉट्स है वो बताते हैं कि कितने कॉन्फिडेंटली ये जो साइंटिस्ट है उन्होंने कहा है कि ह्यूमन रिस्पॉन्सिबल है इन एक्टिविटीज के लिए, जो एक्सट्रीम चेंजेस हमें वेदर में देखने मिल रहे हैं इसके लिए। और इन सारी चीजों के पीछे रिस्पॉन्सिबल है ह्यूमन एक्टिविटीज, या जो पेड़ों की कटाई होती है, जो डेवलपमेंट का काम किया जाता है लेकिन उसे सस्टेनेबल नहीं रखा जाता है। जो इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया 3rd बिगेस्ट कार्बन एमिटर है,
और पहले नंबर पर यहाँ पर आते हैं यूएस और चाइना। कई ऐसे जो डैमेज है, इरिवर्सिबल डैमेज अभी तक एनवायरनमेंट को हो चुके हैं और इन चीजों को यहाँ पर अभी भी रोका जा सकता है, ऐसा कहा गया है। जो वर्किंग ग्रुप 2 और 3 है उनकी रिपोर्ट जब आएगी तो और ज्यादा क्लैरिफिकेशन हमें इस पर देखने को मिलेगा। और जो नवंबर में ग्लासगो में कॉन्फ्रेंस होने वाली है क्लाइमेट चेंज को लेकर, वहां पर भी पॉलिसी मेकर्स कुछ इसको लेकर स्टेप्स यहाँ पर ले सकते हैं। तब तक के लिए यहाँ पर कुछ सजेशन जरूर है। इन सारी चीजों को रोकने के लिए वर्ल्ड को नेट जीरो एमिशन की ओर बढ़ना होगा, जैसा कि रिपोर्ट्स में भी कहा गया है। और इसके लिए हम स्टेप्स ले सकते हैं कि जो कोयला है उसका कम से कम यूज यहाँ पर करें, जो फॉरेस्ट है उन वहां पर पेड़ ज्यादा लगाए जाए और उन्हें काटा ना जाए। जितना हम एमिशन करते हैं उतना एब्जॉर्ब भी किया जाए और यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को पुश दिया जाए और जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसमें ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट किया जाए और जो ग्रीन हाउस गैसेस है उसको कम से कम एमिट किया जाए, तो कहीं ना कहीं जाकर हम इसे बढ़ने से रोक सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा और अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।